हाँ, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से जारी रख पा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम चर्चा करते हैं भारत के एक और भौतिक विभाग, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है, ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ और भारत का सबसे सघन बसा हुआ भौतिक विभाग है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है, उपजाऊ मिट्टी है। इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। गेहूं चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, इसलिए भारत का अन्न भंडार कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है और कृषि का महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। तो कौन से भौतिक विभाग को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड उत्तर के विशाल मैदान को कहते हैं। नोट कीजिए, शानदार और जानदार नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। हाँ, देखिए, सबसे पहला बिंदु, ये भारत का सबसे सघन बसा, भारत का सर्वाधिक सघन बसा भौतिक विभाग। भौतिक समझ में आ रहा है? विजिबल है कंटेंट? अच्छी बात है। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? भारत का सर्वाधिक सघन बसा भौतिक विभाग है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसका पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक विभाग। उसके बाद में बात करते हैं कि नदियों के निक्षेप से बना है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। सर्वाधिक उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ गेहूं चावल की खेती सबसे ज़्यादा प्रमुखता से होती है, इसलिए भारत का अन्न भंडार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भारत का अन्न भंडार। तो भारत का अन्न भंडार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गेहूं और चावल की खेती इस क्षेत्र में उत्तर के विशाल मैदान में प्रमुखता से होती है। खेती के लिए हमें समतल जमीन की आवश्यकता होती है, उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है, और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। इसलिए इस भौतिक विभाग को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहता है। मेरुदंड का मतलब बैकबोन, यानी स्तंभ है, एक अच्छा स्तंभ, क्योंकि इसमें जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि का रहता है। कृषि चैप्टर में हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं इसे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? उत्तर के विशाल मैदान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, और कृषि के लिए क्या जरूरी है? समतल मैदान जरूरी है। तो इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। दूसरा, बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ये जो भौतिक विभाग है ये भारत का दूसरा बड़ा भौतिक विभाग है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। आवाज आ रही है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा बड़ा भौतिक विभाग। नोट करें इसमें। भारत का दूसरा बड़ा भौतिक विभाग, ये भारत का दूसरा बड़ा भौतिक विभाग है। नोट कीजिए, इन चीजों को नोट करें।
हाँ, नोट करें। उसके बाद में देखते हैं इसका जो विस्तार है उसके बारे में। इसकी विस्तार की थोड़ी सी चर्चा है वो करते हैं भारत के मानचित्र में। हाँ, ये भारत का मानचित्र है। इस प्रकार से हमारा भारत देश है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की हम लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल हमने देखा कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग पाकिस्तान सहित क्षेत्रफल को शुरू करें तो असम के क्षेत्रों तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई में है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई की बात करें, पहले करते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। उत्तर के विशाल मैदान की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर। भारत में लंबाई, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में लंबाई, भारत में लंबाई है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई पाई जाती है। यानी सिंधु नदी से लेकर के और ये पूरा उत्तर भारत को कवर करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। यानी इसका विस्तार कहाँ से है? सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। अब देखिए, इसको नोटिस करने वाली बात जो है कि पश्चिमी भाग जो है यहाँ इनकी चौड़ाई है वो अधिक होती है। तो पश्चिमी भाग जो है इसमें इसकी चौड़ाई है वो अधिक होगी। यहाँ चौड़ाई जो है, पश्चिमी भाग में चौड़ाई इसकी हो जाती है 500 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। पूर्वी भागों में जैसे ही हम पर बढ़ते हैं तो पूर्वी भागों में इसकी चौड़ाई निरंतर कम होती जाती है। असम के मैदानों में अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ असम के मैदानों में इसकी चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100 किलोमीटर। औसतन इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक की चौड़ाई इसकी मानी जाती है। यानी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी ये जो मैदान है, मैदान की चौड़ाई, ये चौड़ाई से जुड़ी हुई चीज़ है। पश्चिमी भाग जो है उसमें इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी अधिक है, 500 किलोमीटर तक है। असम के मैदानों की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर तक रह जाती है। औसत चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी भाग जो है उसमें इसकी चौड़ाई
अधिक है। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी, आप ट्रेंड याद रखना है, इतने डेटा की जरूरत नहीं है, ट्रेंड याद रखोगे कि पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। तो कौन से भाग में चौड़ाई अधिक है? तो पश्चिमी भाग जो है वो चौड़ाई वहां पर अधिक है, लगभग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यानी उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाती है? 500 किलोमीटर हो जाती है। पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है, पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है, पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होती है और ये चौड़ाई यहां पर हो जाती है 100 किलोमीटर। पूर्वी भाग, असम के मैदानों में इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाती है। इसका मुख्य रूप से विस्तार की हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड और असम के राज्यों में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। विस्तार कहाँ कहाँ, कौन कौन से राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है? विस्तार यानी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, थोड़ा झारखंड का हिस्सा भी आता है, और असम। असम राज्यों में इनका विस्तार है वो पाया जाता है। तो विस्तार के दृष्टिकोण से ये चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर होता है। तो कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है, भारत में लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये एनालिसिस यहाँ इस चौड़ाई की दृष्टिकोण से आपको देखना है कि चौड़ाई यहाँ 150 किलोमीटर होती है, 500 किलोमीटर होती है, 150 से 300 औसत होती है और 100 किलोमीटर यहाँ पंजाब, असम के मैदानों में होती है। विस्तार पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इसमें से। अब देखिए, अब इसके ढाल की बात करते हैं कि ढाल जो है, बेटा बोतल थी ना पानी की, हाँ देखिए, अब इसके हम बात करते हैं ढाल और समुद्र तल से ऊंचाई की। समुद्र का मैदान ज़्यादा ऊंचा नहीं है, एक तरह से समतल मैदानी भाग है, जैसा मैदान के नाम से ही पता चल रहा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर है और इसका ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ की नदियों को आप देखते हो किस प्रकार से वो प्रवाहित होकर के आती हैं। तो इसका ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 150 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर, औसत समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 मीटर। 150 मीटर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ढाल, इसकी ढाल की बात करें तो इसका ढाल 13 सेंटीमीटर
प्रति किलोमीटर है और दिशा दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व की ओर 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के रूप से इसका ढाल जो है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की कि इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है। उत्तर विशाल मैदान का निर्माण। विशाल मैदान का निर्माण। वैसे हम जानते हैं कि यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है वो नदियों के निक्षेप से हुआ है, लेकिन फिर भी उस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझेंगे, उस भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे कि कैसे विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ये प्लीस्टोसीन काल में बना है, भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग है। इसका निर्माण यानी निर्माण काल की बात करें सबसे पहले कि इसका निर्माण कब हुआ है। निर्माण काल तो इसका निर्माण काल है प्लीस्टोसीन। अपर प्लीस्टोसीन, इसको 2-3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अपर प्लीस्टोसीन, पोस्ट प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल में यानी इसका निर्माण जो हुआ वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, यानी सबसे बाद में हुआ है। ये भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग है। भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग, भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग, भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग है। अब देखिए उस समय इसका निर्माण हुआ। निर्माण कैसे हुआ? जब हिमालय निर्माण में हमने देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सब्सिडाइज होती है और वहाँ 33 सागर में भूशनत्ती बन रही थी। उस भूशनत्ती में वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय के दक्षिण भाग में शिवालिक के दक्षिण में एक भू अभिनतिक गर्त बना, यानी विशाल मैदान जहां है वहां भू अभिनतिक गर्त था। यानी अपनति जो होती है वो तो ऊपर उठा होता है, अभिनति नीचे धसा हुआ, तो नीचे धसा हुआ एक अभिनति के रूप में ये था। इस अभिनति में नदियों ने जलोढ़ीकरण की प्रक्रिया की, औषाधीकरण की प्रक्रिया की, जिसकी निक्षेपीकरण की प्रक्रिया की, जिसके कारण इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यानी विशाल मैदान एक भू अभिनतिक गर्त है। विशाल मैदान एक भू अभिनतिक गर्त है। यानी ये सबने माना है कि ये एक भू अभिनतिक गर्त है और इस भू अभिनतिक गर्त में या अग्र गर्त में जलोढ़ीकरण की प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ये विचार था स्वेश महोदय का कि अग्र गर्त में जलोढ़ीकरण। स्वेश महोदय ने माना है कि अग्र गर्त में जलोढ़ीकरण हुआ है। देखिए स्वेश महोदय के अनुसार, इन्होंने क्या माना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो स्वेश महोदय ने माना कि जो अग्रगर्त है उसमें जलोढ़ीकरण के कारण इसका निर्माण है वो हुआ है। अग्रगृत यानी फॉरवर्ड फोल्ट है, एक तरह की भ्रंश है, गृत है। तो अग्रगृत में जलोढ़ीकरण, ये स्वेश महोदय का मानना था कि अग्रगर्त वहां बना हुआ था और उसमें जलोढ़ीकरण का कार्य हुआ है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि जी बुरार्ड जो है उन्होंने माना कि जो भ्रंश घाटी है उसमें जलोढ़ीकरण का कार्य हुआ था। भ्रंश घाटी में जलोढ़ीकरण जी बुरार्ड ने माना था। जी बुरार्ड के अनुसार जी
जी बुराड़ के अनुसार। तो जी बुराड़ ने क्या माना कि भ्रंश घाटी में अवसादों का जमाव हुआ है। भ्रंश घाटी में अवसादों का जमाव, भ्रंश घाटी में अवसादों का जमाव, यानी भ्रंश घाटी में क्या हुआ, अवसादों का जमाव हुआ है। और एक विद्वान है ब्लेनफोर्ड। ब्लेनफोर्ड विद्वान ने माना कि टेथीस सागर के अपगमन होने से इसका निर्माण हुआ है। उन्होंने माना कि पहले यहाँ टेथीस सागर था, यानी प्लिस्टोसीन काल में यहाँ टेथीस सागर था। जैसे कि मरुस्थल के विस्तार में बताते हैं कि जहाँ मरुस्थल आज खड़ा है वहाँ पहले टेथीस सागर लहलाता था। ऐसे ही ब्लेनफोर्ड ने कहा कि जहाँ विशाल मैदान है पहले वहाँ क्या था, टेथीस सागर था। अब टेथीस सागर का रिग्रेशन हुआ, अपगमन हुआ है, वो वापस पीछे चला गया, वापस चला गया जहाँ पहले था। तो टेथीस सागर का अपगमन ये बताया है ब्लेनफोर्ड महोदय ने। ब्लेनफोर्ड, यही एक स्टेटमेंट बना देते हैं। हाँ देखिए, इसमें लिख देते हैं ब्लेनफोर्ड के अनुसार विशाल मैदान का निर्माण टेथीस सागर के अपगमन से हुआ है, ये ब्लेनफोर्ड महोदय ने माना। तो निर्माण की प्रक्रिया, सीधी सीधी बात है कि नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, और लेकिन हमें उस भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखना है। तो विशाल मैदान का निर्माण किस काल में हुआ, प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, और भारत का सबसे नवीनतम भौतिक विभाग है। विशाल मैदान एक भू अभिनैतिक गर्त है, यानी उस गर्त में जलोढ़ीकरण है वो हुआ है, ये सबने माना है। सुयश महोदय के अनुसार अग्र गर्त में जलोढ़ीकरण के कारण इसका निर्माण हुआ है। जी बुराड़ के अनुसार भ्रंश घाटी में अवसादों का जमाव हुआ है। ब्लेनफोर्ड के अनुसार विशाल मैदान का निर्माण टेथीस सागर के अपगमन यानी पीछे लौटना, अपगमन का तात्पर्य पीछे लौटने से हुआ है। नोट कीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं कि ये जलोढ़ जो हैं, इन जलोढ़कों की हम बात करें तो इनकी गहराई क्या है। जलोढ़कों की गहराई, या जो जलोढ़क मिट्टी है, जो अवसाद हैं, इन अवसादों की गहराई क्या है। तो गहराई के बारे में भी सभी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार रखे हैं। आमतौर पर औसत गहराई जो है वो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक मानी जाती है, यानी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जो पूर्वी भाग हैं वहाँ गहराई इसकी ज़्यादा है, यानी गहराई और चौड़ाई में इसमें विपरीत संबंध है। जहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ इसकी गहराई कम है, और जहाँ इसकी चौड़ाई कम है वहाँ इसकी गहराई ज़्यादा है। तो पूर्वी भागों में इसकी गहराई जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी बंगाल वाले क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में नहीं। ऐसा नहीं कि असम में तो चौड़ाई बहुत कम है लेकिन वहाँ पर होना चाहिए, नहीं, वहाँ नहीं। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में इसकी गहराई है वो सबसे ज़्यादा है। कम गहराई पंजाब और हरियाणा की तरफ है, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी अपरदित होने के बाद में क्या है कि कंकड़ीली मिट्टी निकल आती है। तो पश्चिमी भाग में विशाल मैदान जो है इसकी गहराई कम है, जलोढ़कों की गहराई, जलोढ़कों की गहराई। तो आमतौर पर एनसीईआरटी जो है हमारी पुस्तक सबसे विश्वसनीय, उसके अनुसार इनकी गहराई जो है 1000 मीटर से 2000 मीटर पाई जाती है।
1000 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार अपने रखे हैं। तो सबसे पहले है ग्लेनी महोदय के अनुसार। तो ग्लेनी महोदय जो हैं, ग्लेनी महोदय ने इसकी ऊंचाई बताई है, ग्लेनी महोदय यानी 2000 मीटर। ग्लेनी महोदय ने कहा है कि इसकी जो गहराई है वो कितनी पाई जाती है, 2000 मीटर इसकी गहराई है वो पाई जाती है। आर.डी. ओल्डहम एक बड़े विद्वान हुए हैं, आर.डी. ओल्डहम, उन्होंने इसकी जो गहराई है, ओल्डहम इन्होंने इसकी गहराई 5000 मीटर से 5000 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी गहराई है वो बताइए। तो आर.डी. ओल्डहम इन्होंने सबसे ज़्यादा गहराई है वो बताइए। तो गहराई सभी जगह अलग अलग होती है, नोट करें इसको। उसके बाद बात करते हैं कि विशाल मैदान जो है इसका विभाजन किया गया है, इसके उपविभाग बनाए गए हैं। तो जो उपविभाग हैं वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, उसके बारे में, कौन कौन से उपविभाग हैं, यानी उसका भू आकृतिक विभाजन। मैदान का भू आकृतिक विभाजन की भू आकृतिक दृष्टिकोण से उसका विभाजन जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहला इसका भू आकृतिक विभाजन है, ये है भाबर। देखिए भाबर के बारे में, भाबर की जगह से भी लिखा रहता है भाबर। हाँ देखिए भाबर मिले आपको या भाबर मिले, इस प्रकार से आपको दोनों नाम हैं वो याद रखने। भाबर, देखिए भाबर के बारे में आप जानते हैं कि विशाल मैदान का निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। गर्त में हो, भ्रंश में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन नदियों के निक्षेप की बात है वो अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार की है। तो जब कोई नदी सबसे पहले शिवालिक से उतरती है, नदी कहां से उतरती है, शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय से नदियां जो हैं वो नीचे उतरती हैं। शिवालिक हिमालय को पार करके नदियां, अनेक प्रकार की नदियां यहां से आती हैं, यानी नदियां का शिवालिक हिमालय से नीचे उतरती हैं। जब वो नीचे उतरती हैं तो पहाड़ में वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लाती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर उनके साथ होते हैं। तो वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर जो हैं, वो शिवालिक की पदस्थली में जमा होते हैं। तो ये पत्थर जो हैं, इन पत्थरों से होकर, यानी इनका जमाव है वो कर देती है। ये जलोढ़ पंख के समान स्थलाकृति दिखाई देती हैं, लेकिन जलोढ़ पंख होते नहीं हैं। ये यहाँ कंकड़ पत्थरों का जमाव करते हैं और ये कंकड़ पत्थरों के समान उबड़ खाबड़ धरातल बन जाता है। उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें पूरी नदी समाहित हो जाती है, पारगम्य होता है, जल पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर समा जाता है। ऐसी जो स्थलाकृति होती है उसको कहते हैं भाबर। ये इसकी जो चौड़ाई होती है शिवालिक के समानांतर, ये 8 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक होती है। यानी नदी जब प्रवाहित होती है तो इन पत्थरों को 8 से 10 किलोमीटर तक बहाकर ले जाती है। पहले बड़े पत्थर जमा होते हैं, फिर छोटे छोटे छोटे, इस प्रकार वो जमा होने लग जाते हैं। यानी इस प्रकार धीरे धीरे फिर छोटे पत्थर हैं वो जमा होने लग जाते हैं। तो भाबर, भाबर क्या है, शिवालिक की पदस्थली में है, शिवालिक की दक्षिण में है, उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भाग है। विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भाग,
विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भाग, यानी ये विशाल मैदान का सबसे उत्तरी पार्ट है, सबसे उत्तरी भाग माना जाता है विशाल मैदान का। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, कोई समस्या नहीं यहां तक। इसका विस्तार जो है वो सिंधु नदी से लेकर के, शिवालिक के दक्षिणी भागों को हम मानते हैं तो सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी सिंधु नदी से लेकर के इसका विस्तार जो है वो तिस्ता नदी तक पाया जाता है। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक विस्तृत, यानी सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक विस्तृत है। देखिए कैसे बना है। विशाल कंकड़ पत्थर से बना उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर के निक्षेप से, यानी कंकड़ पत्थर के निक्षेप से हुआ है। विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं, ये देखना है। तो पहली जो विशेषता है वो जो आपको याद रखनी है कि कंकड़ पत्थर हैं तो ये उबड़ खाबड़ होता है। कंकड़ पत्थर हैं तो ये आप समझ गए कि उबड़ खाबड़ सतह होती है। उबड़ खाबड़ सतह कृषि के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए अनुपयुक्त, यानी कृषि के लिए ये कोई उपयोगी नहीं होती है। दूसरी इसकी विशेषता कि ये पारगम में होती है। पारगम में, यानी पारगम में पॉरियस है, पूरी की पूरी नदी इसमें समाहित हो जाती है। पूरी नदी समाहित हो जाती है और नदी क्या बन जाती है? गुम्फित नदी बन जाती है। केवल बड़ी नदियां जो हैं उनका जल सतह पर दिखाई देती है, पूरी की पूरी छोटी नदियां तो पूरी की पूरी उसमें समाहित हो जाती हैं। तो ये पारगम में है, पूरी नदी उसमें समाहित हो जाती है, जल उसके अंदर चला जाता है और ऐसी दशा में हम उसको क्या कहते हैं? गुम्फित नदी कहते हैं। नदी गुम्फित बन जाती है, नदी गुम्फित नदी बन जाती है। वैसे गुम्फित नदी जो होती है वो क्या है? डेल्टाई क्षेत्रों की ओर पाई जाती है या उद्गम क्षेत्रों की ओर पाई जाती है, जहां कई शाखाएं होती हैं उसमें, तो वो गुम्फित नदी होती है। तो यहां पर भी नदी जो है एक प्रकार की गुम्फित नदी है, वो बन जाती है। भाबर के क्षेत्र हैं, यहां पर भी गुम्फित नदी बन जाती है। डेल्टा के क्षेत्र हैं, वहां पर भी गुम्फित नदी बन जाती है। एक बार पहले ऐसा सवाल है वो पूछा गया था, लेकिन बाद में उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों में गुम्फित नदी का मतलब है कि वो कई जल धाराओं में विभाजित हो जाए, है ना। तो वहां जब ये शिवालिक से उतरती है, ढाल भंग होता है, पत्थरों में जाकर के वो कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, तो वहां पर भी नदी है वो क्या बन जाती है? गुम्फित नदी बन जाती है। तो नोट कीजिए इसको।
ये होते हैं भाबर। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, उसी के समानांतर सिंधु से तीस्ता तक ये विस्तृत है। नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से बने हैं। उबड़ खाबड़ सतह है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई नील चौड़ाई, चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर, यानी इस प्रकार 8 से 10 किलोमीटर तक ये नदियां बहा करके लाती हैं। तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो 8 से 10 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। लिखिए, उबड़ खाबड़ सतह होती है। उसके बाद में जैसे ही भाबर को पार करते हैं और उसके दक्षिण में जब ये नदियां इन कंकड़ पत्थरों में विलुप्त होती हैं और फिर धीरे धीरे पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं, तो एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। दलदली, ऐसे दलदली क्षेत्र को कहते हैं तराई। तो तराई जो है ये भाबर के दक्षिण में है। भाबर में लुप्त हुई नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है और तराई क्षेत्र जो है इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। दलदल क्षेत्र है वो बन जाता है। नेक्स्ट है तराई। तराई, तो तराई की स्थिति होती है भाबर के दक्षिण में। भाबर के दक्षिण में स्थित। कहां स्थित होता है? भाबर के दक्षिण में स्थित होता है। बात करते हैं निर्माण की। निर्माण, भाबर में लुप्त हुई नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है। चौड़ाई, कितनी चौड़ाई में हो जाता है? 10 से 20 किलोमीटर। 10 से 20 किलोमीटर तक की चौड़ाई में ये फैल जाता है। विशेषता, क्या विशेषता यहां पर होती है? यानी ये दलदली क्षेत्र बन जाता है। दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और इसके कारण मलेरिया का प्रकोप है वो बढ़ा रहता है। मलेरिया, अस्वास्थ्यकर दशाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कोई बीमारियां वगैरह। दलदली क्षेत्र बनेगा, हमेशा पानी पानी भरा रहेगा, तो इस प्रकार की कंडीशंस हैं वो बनती हैं। तो भाबर के दक्षिण में जब नदियां पुनः धरातल पर लुप्त होती हैं तो उसको एक प्रकार से क्या कहते हैं? तराई कहा जाता है। तराई, तराई क्षेत्र में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे उनका उद्भव हो जाता है। दरियाई घोड़े वगैरह अन्य चीज़ें हैं। इकोलॉजी है वो भाबर से बदल जाती है, कहने का मतलब ये है। नोट करें। उसके बाद में तीसरा जो भूआकृतिक विभाग होगा इसमें वो है बांगर। बांगर या भांगर। देखिए, खादर और बांगर
हजारों बार इनमें से सवाल पूछा जा चुका है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। खादर को समझना है खड्डे कि वो ऐसे निम्न भाग हैं जहां बाढ़ में पानी भर जाता है, उसको कहते हैं खादर। बाढ़ के समय जहां पानी भर जाता है उसको क्या कहते हैं? खादर। और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे, ऊंचे भूभाग हैं, उसको कहते हैं बांगर। जहां बाढ़ के समय जल नहीं पहुंचे उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जो बाढ़ के समय नदी में डूब जाएं उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब देखिए, पानी वहां हर वर्ष नहीं पहुंचता है, बाढ़ वहां मिट्टी का नहीं जमाव कर पाता है, इसलिए वहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बांगर क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात है इनकी विस्तार की, ये कहां होते हैं? ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं, क्योंकि बंगाल बिहार का क्षेत्र ये काफी निम्न भाग है। ये यहां वर्षा ऋतु में, मानसून सीजन में बाढ़ के समाचार छपते ही रहते हैं। हर वर्ष वहां बाढ़ आती है, तो वो खादर क्षेत्र है। पंजाब हरियाणा के ऊंचे क्षेत्र जो हैं ये क्या है? बांगर क्षेत्र है। यहां सिंचाई से ही कृषि करनी पड़ती है। भूगोलवेता, भूगर्भवेताओं का मानना है कि इसका निर्माण अपर प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। अपर प्लेस्टोसीन काल में, यानी बांगर क्या है? सबसे पहले यह लिखना है, ऊंचे भूभाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ऊंचे भूभाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ऊंचे भूभाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, या भांगर के नाम से जाना जाता है। निर्माण काल, यानी इनका निर्माण है वो कब हुआ? तो इसका निर्माण भूगोलवेता मानते हैं अपर प्लीस्टोसीन काल में। अपर प्लेस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। अब देखिए यहां की विशेषता, यहां किस किस प्रकार की विशेषता है वो पाई जाती हैं। पहली विशेषता में है मिट्टी, कि यहां मिट्टी कैसी होती है? तो यहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि पुराने भाग हैं। खादर में नवीन जलोढ़ पाई जाती है। यहां खेती करने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, खेती करने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। इसका विस्तार पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। वितरण, तो इसका वितरण जो है वो कहां मिलेगा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में विशेष रूप से क्या आता है? पंजाब हरियाणा क्षेत्र जो है वो आता है। पश्चिमी पंजाब और हरियाणा क्षेत्र इसमें शामिल है। और पंजाब में जो बांगर क्षेत्र है उसको धाया कहते हैं। पंजाब में बांगर क्षेत्रों को धाया कहा जाता है।
यानी पंजाब क्षेत्र है, वहां बांगड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? धाया कहा जाता है। यहां अत्यधिक सिंचाई से उपजाऊ क्षेत्र है, मिट्टी उपजाऊ है और सिंचाई के माध्यम से यहां पर खेती है वो की जाती है। अब सिंचाई कृषि कार्य करने से यहां की भूआकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ है। वहां कुछ नई संरचनाएं बन गई। मनुष्य जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, उसके साथ लंबे समय तक कोई प्रैक्टिस को काम में लेता है, चाहे खनन हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे पेड़ों को काटा जाना हो, तो वहां पर एक नए प्रकार का भूदृश्य अपने आप विकसित हो जाता है। तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इसमें अत्यधिक सिंचाई करने से ऊपर की जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी जिसमें खेती होती है, वो अपर्दित हो गई और अपर्दित होने से नीचे से कंकड़ पत्थरीलों वाली मिट्टी वो निकल आई। उस मिट्टी को कहते हैं भुड़। अत्यधिक सिंचाई से अपर्दित होकर के जो कंकड़ पत्थर निकल आए हैं उसको क्या कहते हैं? भुड़ कहते हैं। और जहां अत्यधिक सिंचाई से जहां भुड़ नहीं बने, अत्यधिक सिंचाई से वहां पर केशिका क्रिया के कारण धरातल पर नमक जमा हो गए हैं और सफेद परत जम गई है। उस सफेद परत के क्षेत्र को कहते हैं रेह। रेह, कल्लर, कई स्थानों पर कहते हैं थूर, कई स्थानों पर कहते हैं चौपन। तो रेह, कल्लर, थूर, चौपन ये लवणीय मृदा के नाम हैं और ये अनुपजाऊ हो जाती हैं। अनुपजाऊ लवणीय मृदा है। रेह, कल्लर, थूर, चौपन याद रखेंगे। रेह अलग शब्द है, एक शब्द है रोही। राजस्थान में उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ मैदानों को रोही कहते हैं। उपजाऊ मैदानों को क्या कहते हैं? रोही। पंजाब में रेह लवणीय मृदा को कहते हैं। तो पंजाब के क्षेत्र में बांगर को क्या कहा जाता है? धाया कहा जाता है। यहां सिंचाई से कृषि की जाती है, यानी सिंचित कृषि यहां पर की जाती है। जबकि खादर के क्षेत्र हैं, वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि वो मिट्टी में इतनी नमी बनी रहती है। प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आ जाती है, नई मृदा आती है, नमी युक्त मृदा है वो बनी रहती है वहां पर। वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बांगर क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहां सिंचाई से कृषि की जाती है और अत्यधिक सिंचाई करने से क्या हो जाता है? यहां पर विशेष प्रकार की संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। तो बांगर क्षेत्रों की जो अन्य शब्दावली है उसके बारे में देखिए। बांगर क्षेत्र की शब्दावली। बांगर क्षेत्र के भूदृश्य, वहां पर कौन कौन से अन्य भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं? पहला है भुड़। भुड़ पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। ये पंजाब और हरियाणा, भुड़ कहां पाए जाते हैं? पंजाब और हरियाणा में। यानी अत्यधिक सिंचाई से, अत्यधिक सिंचाई से ऊपरी उपजाऊ मृदा अपर्दित हो जाती है। अपर्दित हो जाती है तथा नीचे से कंकड़ीली मिट्टी निकल आती है। यानी नीचे से कंकड़ पत्थर निकल आते हैं जिसे भुड़ कहते हैं। यानी
कंकड़ीली मिट्टी निकल आती है, जिसको क्या कहते हैं, बुढ़ कहा जाता है। नोट कीजिए इसको। तो भागर के जो भूदृश्य हैं उसमें पहला है बुढ़। तो बुढ़ क्या है? अत्यधिक सिंचाई से ऊपरी उपजाऊ मृदा आपादित हो जाती है, नीचे से कंकड़ीली मिट्टी निकल आती है, उसको बुढ़ कहते हैं। और बुढ़ क्षेत्र हैं ये गंगा और रामगंगा नदियों के आसपास पाए जाते हैं। गंगा व रामगंगा के प्रवाहित क्षेत्र में मिलते हैं, वहाँ भी मिलते हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वहाँ भी मिल जाते हैं। तो भुड़ के बारे में याद रखोगी, कंकड़ीली मिट्टी जो है उसको क्या कहते हैं, भुड़ कहते हैं। उसके बाद में दूसरा एक शब्द है कंकर, यानी मिट्टी में विशेष प्रकार की गांठें पाई जाती है। गांठ वाली मिट्टी जो होती है कंकड़ पत्थर जैसी होती है, भुड़ जैसी ही होती है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की गांठों वाली मिट्टी हो पाई। कहीं पर क्या है कि महीन मृदा भी है, कहीं पर मोटी गांठें पाई जाती हैं, तो गांठों वाली मृदा, गांठों वाली मृदा। तो जो गांठों वाली मृदा है उसको क्या कहते हैं, एक प्रकार से कंकर कहते हैं। तीसरा है रेह, कल्लर, थूर, चौपन। रेह, कल्लर, थूर, चौपन। ये देखिए, ये जो नाम है ये लवणीय मृदा है, अनुर्वर लवणीय मृदा। अनुपजाऊ अनुपजाऊ लवणीय मृदा। अब इसका निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिका क्रिया विकसित होती है और जिससे सतह पर नमक आके जमा हो जाते हैं। तो अनुपजाऊ लवणीय मृदा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे निर्माण होता है? केशिका क्रिया से, केशिका क्रिया से धरातल पर लवण युक्त सफेद सतह का निर्माण होता है, यानी लवणयुक्त सफेद सतह का निर्माण हो जाता है। तो उसको कहते हैं रेह, कल्लर, थूर, चौपन। नोट करें इसको। नोट करें, रेह, कल्लर, थूर, चौपन। राजस्थान में उपजाऊ भूमि को रोही कहा जाता है। नोट लगा के लिख सकते हैं। राजस्थान में उपजाऊ भूमि को रोही
राजस्थान में उपजाऊ भूमि को रोही कहा जाता है। रे कलर थूर चौपन, ये अनुपजाऊ है, लवणीय है, और ये क्या है, एक प्रकार से उपजाऊ है, रोही। हाँ, उसके बाद देखिए खादर, नोट किया? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र का अर्थ है, समझ गए होंगे, कि ऐसे निम्न भूभाग जहां बाढ़ में पानी भर जाता हो और मिट्टी की एक प्रतिवर्ष नई परत बिछ जाती हो, महीन कणों वाली बारीक मिट्टी पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, बिना सिंचाई की कृषि की जाती है। पंजाब के क्षेत्रों में, यानी कहने का मतलब पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर इनको बेट कहा जाता है, बेट, BET। खादर निम्न भूभाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। दूसरी क्या विशेषता हुई कि नई मृदा की नई परत बिछ जाती है, मृदा की नई परत बन जाती है। नई परत बन जाएगी क्योंकि पहले जो कृषि की थी वो नीचे रह गई और नई परत जम गई, तो ये क्या हो जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। उपजाऊपन इसका बना रहता है इस प्रक्रिया से। अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। बिना सिंचाई के ही खेती की जा सकती है। एक और विशेषता महत्वपूर्ण, कि बिना सिंचाई के, बिना सिंचाई के कृषि संभव, कृषि संभव। यहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं, मृदा में नमी बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि मृदा में जो नमी है, मृदा नमी विद्यमान होती है, इसलिए वहां उस नमी से ही खेती है वो कर लेते हैं। इसका मुख्य जो वितरण है या विस्तार जो है, बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा इसका वितरण पाया जाता है। यह डेल्टा के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखें कि डेल्टा के उत्तरी क्षेत्र हैं, डेल्टा के उत्तरी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। पंजाब में ऐसे क्षेत्र हैं, पंजाब में इनको बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहा जाता है। पंजाब में क्या कहते हैं, इनको बेट कहा जाता है। नोट करें, खादर, बिना सिंचाई की खेती की जाती है। खादर यानी खड्डे, निम्न भाग, बाढ़ का पानी पहुंचता है, ऐसे क्षेत्रों को खादर कहते हैं। यानी डेल्टा के एक तरह से उत्तरी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में है डेल्टा, पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, डेल्टा। डेल्टा का विस्तार जो है, ये नदी के निम्न अंतिम भाग है, जो सबसे नीचा भाग है, पूरे विशाल मैदान का सबसे निम्न भाग माना जाता है, वो है डेल्टा। और यहां इसका क्षेत्रफल जो है वो 1.86 लाख वर्ग किलोमीटर है। विशाल मैदान का सबसे निम्न भाग, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी सबसे कम होती है। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, 1.86 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये डेल्टाई क्षेत्र जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है, नदियों से निर्मित है। त्रिभुजाकार रूप से फैला हुआ है, यानी चापाकार रूप से ये फैला हुआ है। ये सक्रिय डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? सक्रिय डेल्टा है। और यहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष प्रधानता है, अतः इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर? यानी सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र जो है वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहां पर भी नदी जो है कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी कई जलधाराओं में नदी है ये क्या होती है? विभाजित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ढाल इसका क्या होता है? बिल्कुल मंद होता है। ढाल क्या होता है? मंद होता है। यानी ढाल मंद है, अतः नदी कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी नदी का स्वरूप गुम्फित नदी बन जाती है। फिर आ गया ना, गुम्फित नदी बन जाती है। जब वो कई जलधाराओं में बटेगी तो उसके कुछ भाग ऊंचे होंगे जहां जल नहीं पहुंचेगा, कुछ जलधाराओं में जलमग्न होंगे। तो डेल्टा के जो ऊंचे भाग होते हैं उनको कहते हैं चार। डेल्टा के ऊंचे भागों को चार कहा जाता है, और डेल्टा के निम्न भूभाग जो जलमग्न हो जाते हैं उनको बिल कहते हैं। चार और बिल। तो डेल्टा के भूदृश्य नोट किया इनको। नोट कर लें। यानी डेल्टा के भूदृश्य, तो डेल्टा में जो भूदृश्य पाए जाते हैं ये दो बड़े भूदृश्य हैं जो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। डेल्टा के भूदृश्य यानी टापू जैसे बन जाते हैं बीच में। तो डेल्टा में क्या होता है? एक तो होता है चार और दूसरा होता है बिल। चार और बिल ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। चार पर जूट उत्पादन किया जाता है, फिर बिल में भिगोया जाता है। पानी के क्षेत्र हैं बिल, गहरे गड्ढे हैं, तो वहां पर इनको भिगोया जाता है। फिर भिगोने के बाद उसके रेशे आसानी से निकलते हैं, क्योंकि भिगोने से उसके रेशे टूटेंगे नहीं। तो चार ऊंचे भाग हैं, चार ऊंचे भाग हैं। और बिल हैं, ये क्या है? जलमग्न भाग हैं, जलमग्न भाग है। और हमारा ये जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी विश्व का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत से होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है, और दूसरा स्थान बांग्लादेश का है। तो पूरे विश्व का जूट उत्पादन का संकेंद्रण लगभग 94% जो है वो इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से ही होता है। अन्य क्षेत्रों में जूट का उत्पादन नहीं होता है। तो पहले जब प्लास्टिक का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ था तो जूट की मांग बहुत ज़्यादा रहती थी, इसलिए विकसित देशों ने
एक नया विकल्प निकाल लिया कि जूट पर एशियाई देशों का एकाधिकार है, तो क्यों नहीं इसका विकल्प निकाला जाए। तो आज आप देख रहे हो उन्होंने प्लास्टिक की रस्सियां, प्लास्टिक के बोरों का विकल्प निकाल लिया। जूट के बोरे, जूट की रस्सियां हैं, उनका उपयोग बहुत कम हो गया है। तो जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है। दूसरा स्थान बांग्लादेश का है। सुंदरवन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नोट कीजिए। एक यहां मैग्रो वन भी पाए जाते हैं। यहां पर मैग्रो, जिसको क्या कहते हैं, अनूप वन पाए जाते हैं। हालांकि ये वनों में भी हम पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें फिर आ जाती हैं कहीं ना कहीं घूम के, लेकिन भौतिक विभाग एक बहुत बड़ा बिंदु है और यहाँ से अच्छे से आप समझ लेते हो तो उसके बाद अन्य चीज़ें हैं अपने आप याद हो जाती हैं। नोट करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। नोट करें।